आदाब नमस्कार, मैं शाहिद हूं। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर पहुंचकर अमित शाह को लेकर बोले खड़गे, कहा झूठा प्रचार करने में हमारे गृह मंत्री सबसे आगे। मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव स्थगित होने पर बोले संजय राउत, कहा महाराष्ट्र में एक डरपोक सरकार। धारावी में मस्जिद का हिस्सा तोड़ने के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, बीएमसी के वाहन से तोड़फोड़, इलाके में तनाव। शाह बोले फारूक ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाया, 90 के दशक में यहां के आका पाकिस्तान से डरते थे, मोदी गोली का जवाब गोले से देंगे। मथुरा में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप, बदहवास हालत में पहुंची घर, पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश बना रही। खाड़ी देशों से अकेले जंग लड़ने वाला इजराइल हमास के सामने झुका, भेजा जंग खत्म करने का पैगाम। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर पहुंचे। यहां पर वो जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी उम्मीदवार ताराचंद के लिए प्रचार करने आए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जो हमेशा झूठ बोलती है वो सिलसिला अभी भी जारी है। हमने जम्मू कश्मीर के लिए 7 गारंटी का ऐलान किया है। हमारा पहला मुद्दा स्टेटहुड का है, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और हमेशा बीजेपी और आरएसएस ये कहते रहते हैं कि हमारे लीडरों का जबान काटने की बात करते हैं। उनके जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, वो कहते हैं अगर कोई सच बात बोले तो हम राहुल जी का जबान काट देंगे। और राहुल जी का असर ऐसा हो गया जैसा उनका दादी का हुआ है। और ऐसी भड़काऊ बात करने वाले कौन है? बीजेपी और आरएसएस, उनके एमपी, उनके एमएलए। क्यों मोदी उनको बंद नहीं कर रहे? क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्योंकि वो आरएसएस भी डरते हैं, एमएलए से भी डरते हैं, उनके एमपी से भी डरते हैं, या नहीं तो वो प्रोत्साहित करते हैं। चलो मैं ऐसा ही बोलता हूं, आप बोलते जाओ, गालियां देते जाओ। ये उन्होंने हर तरफ एनकरेज करते जा रहे हैं। और यहां तक भी राहुल जी को आतंकवादी बोला। यानी राहुल की जबान काटने की बात, राहुल जी को आतंकवादी बोलने की बात और राहुल जी को देशद्रोही बोलने की बात, ये सब कौन कर रहे हैं? बीजेपी। भड़काने की बात करते हैं। तो अगर कोई डराने की बात करता है, कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं। और ऐसे जो डराने की बात करने वाले हैं, ये तो आजादी के वक्त भी डर के घर में बैठे थे। देश के लिए लड़े हमारे लोग, कांग्रेस के लोग, मरे कांग्रेस के लोग। और गांधी फैमिली में इतने लोग अपनी कुर्बानी दिए। आपके पास कोई है ऐसा देश के लिए? मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में एक डरपोक सरकार है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव दोबारा स्थगित कर दिया है। जब उनको जानकारी मिली कि शिवसेना यूबीटी चुनाव जीत सकती है तो उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट के चुनाव को स्थगित कर दिया। सरकार डर गई है, उनमें चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। में जानना चाहेंगे मुंबई सीनेट जो देखिए, यहाँ एक डरपोक सरकार बैठी है। सीनेट का इलेक्शन 2 बार आगे ढकल दिया। अभी 2 दिन के बाद इलेक्शन है, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी हो गई। हमारे कार्यकर्ता जो शिवसेना के, युवा सेना के हैं, ये सीनेट का निवडणूक जीतने जा रहे हैं। सभी सीटें 100% विजय हमारा है। ये खबर आने के बाद ये सरकार डरी है। शिंदे की सरकार
एक तो अपने में खुद में हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। ये मुंबई यूनिवर्सिटी है, देश की और विश्व की सबसे एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है। वहाँ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन जो होता है सीनेट में, वो इम्पोर्टेंट होता है, जो यूनिवर्सिटी को एक दिशा दर्शक होता है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। लेकिन वाइस चांसलर के ऊपर दबाव लाकर ये आपने सीनेट का इलेक्शन रद्द किया, क्योंकि आपको हारने का डर है। नरेंद्र मोदी जी उनके नेता है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन हमारा मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आप नहीं ले सकते। 3 साल हो गए। मुंबई यूनिवर्सिटी का चुनाव लेने में आपकी हिम्मत नहीं है। आप कौन सी मुंह से आप बोल रहे हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन का काम आगे बढ़ाएंगे? ये डरे हुए लोग हैं, चुनाव को सामने नहीं जाते। जहां ये शिंदे जो है मुख्यमंत्री, जहां पैसों से मत खरीद कर सकते हैं, वहां चुनाव को वो सामने जाता है। जहां ईडी सीबीआई की ताकत चलती है, वहां ये लोग चुनाव को सामने जाते हैं। सीनेट में जो वोट करते हैं वो बहुत ही बड़े स्थानक होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, हाँ, यंग युवा पीढ़ी है, वो खरीदे नहीं जा सकते, तो वहां उनका कुछ चलता नहीं, तो चुनाव रद्द कर दिया। ये खेल चल रहा है हमारे देश में। मुंबई के धारावी में मस्जिद का कथित तौर पर अवैध हिस्सा तोड़ने के लिए आए बीएमसी के अधिकारियों को काम करने से रोका जा रहा है। इलाके में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ गई है। लोगों ने गुस्से में बीएमसी की एक गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। सैकड़ों लोग विरोध में सड़क पर उतर गए हैं। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालात को सामान्य बनाने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। घटनास्थल के अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग दिख रहे हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। उन्हें संभालने के लिए पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। लोगों के बीच धक्का मुक्की होती भी देखी जा सकती है। सड़क पर भीड़ जमा हो जाने से वाहनों की आवाजाही में दिक्कत आ रही है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने और शांत कराने की कोशिश कर रही है। उनसे अपील की जा रही है कि जो वाहन ट्रैफिक में फंसे हैं उन्हें निकलने दिया जाए। लोगों से अपील की गई है कि वे वाहनों को नुकसान न पहुँचाएं। शांति से बैठकर बात करने का भी अनुरोध किया गया है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस दौरान सामने आए और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की वे साइड हट जाएं और बैठ जाएं ताकि वाहन निकल सके। धारावी स्थित इस मस्जिद का नाम महबूब सुबहानी है। ये मस्जिद 60 साल से ज़्यादा पुरानी है। इस मस्जिद को 2 साल पहले नोटिस भेजा गया था। उस समय मामले में किसी भी तरह का हल नहीं निकल पाया था। ये मस्जिद जब बनाई गई थी तब ये ग्राउंड प्लस 2 मंजिल की थी। इस मस्जिद में बारिश का पानी घुस जाता था और इस वजह से मस्जिद की मरम्मत का काम कराया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। मेढर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि 90 के दशक में फारूक की मेहरबानी से आतंकवाद आया था। 90 के दशक में यहाँ बहुत गोलीबारी होती थी क्योंकि यहाँ के आका पाकिस्तान से डरते थे। शाह ने कहा कि अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की। अगर गोलीबारी की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। यही पहाड़ियों की 1947 से आज तक किसी ने रक्षा की है तो मेरे पहाड़ी गुर्जर बकरवाल भाइयों ने की है। पूरा देश ये वादियों में रहने वाले देशभक्त गुर्जर पहाड़ी भाइयों पर फख्र करता है, नाज करता है, सलाम करता है। 47 के बाद जितनी भी लड़ाइयां हुई पाकिस्तान से, हिंदुस्तान का सिपाही बनकर यहां के बासिंदों ने भारत की रक्षा की है। जब 90 के दशक में फारूक अब्दुल्ला साहब की मेहरबानी से आतंकवाद आया, दहशतगर्दी आई, तब भी सीनों पे गोलियां मेरे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाइयों ने झेली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जब भी कोई चीज़ आती है भाजपा पाकिस्तान का नाम लेते हैं, फिर हमें कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। वे कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी का गठबंधन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है? मुझे तो लगता है कि खुद पाकिस्तानी है। वे कहते थे 370 आतंकवाद का जिम्मेदार है। क्या आतंकवाद बंद हुआ? कल ही हमने देखा कि एनकाउंटर हुआ। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने राज्यसभा में आंकड़े बताते हुए 2 राज्यों की सरकार की तुलना करते हुए दिखाया कि जम्मू कश्मीर कितना ऊपर है और गुजरात कितना नीचे। देखिए, जहाँ तक सुनिए, जहाँ तक सुनिए, जब भी इनको कोई चीज आ जाती है
तो पाकिस्तान को आगे लगा देते हैं। गलती खुद करते हैं और फिर हमसे कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। कहते हैं नहीं, कहते हैं राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला का जो माहिदा हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। अरे हमें पाकिस्तान से लेना क्या है, हम तो हिंदुस्तानी थे। ये कैसे बोल रहे हैं? मैं समझता हूं ये खुद पाकिस्तानी है और खतरा हमें दिखा रहे हैं। और फिर ये देखिए, यहां तक ये कहते थे कि 370 जिम्मेवार है यहां पे आतंकवाद का। आज ये हुकूमत कर रहे हैं। क्या आतंकवाद बंद हुआ? कल ही आपने देखा होगा, कल भी एनकाउंटर हुआ रियासी में है। आज 370 जिम्मेवार है, 370 यहां की। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के नेता थे अपर हाउस में, राज्यसभा में। उन्होंने 2 रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। उसमें जो आंकड़े दिए उसने दिखाया कि जम्मू कश्मीर आसमान पे है और गुजरात नीचे है। मैं समझता हूं यही इनको लगा कि किसी तरह जम्मू कश्मीर को नीचे लाए। मुझे बताइए, क्या आज तक आपने सुना है कि रियासत को यूटी बनाया जाए? मैंने देखा है कि यूटी को रियासत बनाते हुए इनको हमसे इतना, क्योंकि हम मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है, मैं इनके मुंह पे कहता हूं, इसलिए हमें यूटी बनाया, टुकड़े कर दिए इस रियासत के। 370 1927 में आया था, 19 महाराजे के वक्त में आया था, जब वो डरता था कि पंजाब के लोग आएंगे, वो कब्जा कर लेंगे जम्मू पे, इनकी डोगरी जबान खत्म हो जाएगी, इनका सब मिट जाएगा। वही पर 370 में आया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही यहां की नौकरी होनी चाहिए, ये जमीन इन्हीं की होनी चाहिए, इसमें यही मालिक है। ये 370 में था। मगर अफसोस इस बात का है, ये कहते हैं ना 370 वापस नहीं आएगा। भाई यही लोग थे ना जिन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि अंग्रेजों तुम्हारा राज खत्म नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो इनको, फूल वालों को बोलो। और ये जो कांग्रेस वाले, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त थी गांधी के नेतृत्व में, उससे कहा ये पागल लोग हैं, आप ठहरो। मगर जिस दिन कांग्रेस ने और यहाँ के लोगों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने, अंग्रेजों को निकाल बाहर कर दिया। आज ये बन गए हैं हम भारत को बनाने वाले। ये कभी भारत को नहीं बनाएंगे जब तक ये हमें डिवाइड करेंगे, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, ईसाई से। हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं और रहेंगे मालिक इस मुल्क के। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। कई राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई इसका विरोध जता चुके हैं। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह जो कानून पीएम मोदी लेकर आए हैं, इससे वो हमारी वक्फ की संपत्तियों को छीनना चाहते हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरएसएस और भाजपा देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर एमआईएम प्रमुख ने कहा कि हमारे मुल्क में एक कानून बनाया जा रहा है जिससे हमारी ज़मीनों को हमसे छीन लिया जाएगा। वो लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहा है, लेकिन वो एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे हमारी मस्जिदों को हमसे छीना जा सके। उन्होंने आगे कहा कि मैं जानता हूँ कि इनकी नीयत क्या है। हमने एक बाबरी मस्जिद को खो दिया है और अब नहीं खोएंगे। ये जो कानून पीएम मोदी लेकर आए हैं, इससे वो हमारी वक्फी संपत्ति को छीनना चाहते हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को नेस्त नाबूद कर दिया है। उन्होंने मुसलमानों के मोहल्लों को चुन चुन कर बर्बाद कर दिया है। सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कोई महाराष्ट्र में कह रहा है कि मस्जिद में घुस कर मारूंगा। देश भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है कि जैसे हिटलर के ज़माने में यहूदियों पर जुल्म होते थे, वैसे ही आज देश भर में मुसलमानों के खिलाफ माहौल है। विधानसभा चुनाव के बीच हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा नाराज हैं। यही कारण है कि भाजपा ने भी मौके पर चौका लगाने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को बड़ा ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो हमारे साथ आती तो हम इसके लिए तैयार हैं। खट्टर ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में इतनी कलह हो गई है कि वह सीएम पद के लिए चेहरा स्पष्ट नहीं है। वो नाम लिए स्पीच में कुमारी सैलजा और दूसरे वाला का, क्या वो भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है।
तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में बड़े करीब से चूक गया था। राजस्थान में हम 12 सीटों पर 3 नंबर पर थे और 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम हरियाणा में नहीं चूकेंगे। तो यहाँ की सियासत का क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं राजस्थान बड़े करीब से चूक गया था। राजस्थान में हम लोग 12 सीटों पे तीसरे नंबर पर है और 3 सीटों पे दूसरे नंबर पे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम हरियाणा नहीं चूकेंगे। तो एक जो किसान का मेरा गठजोड़ हुआ है, जो जिसकी नींव मान्यवर काशीराम साहब और ताऊ देवीलाल जी ने रखी थी। हम नौजवान लोग हैं, मेरे बाईं तरफ सूर्य प्रकाश खड़ा है, मेरी तरफ दाईं तरफ रोहित है। हम नौजवान लोगों ने बीड़ा उठाया है कि अब हम किसी और के भरोसे पे नहीं रहेंगे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि नौजवान जब जब खड़ा हुआ, इतिहास गवाह है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के शपथ ग्रहण समारोह पर मंत्री एवं आप नेता गोपाल राय ने कहा, हम एक विशेष परिस्थिति में नए मुख्यमंत्री के चयन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज शपथ ग्रहण है। मुख्यमंत्री के साथ पूरे मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण है। सुप्रीम कोर्ट ने सबको जेल से बाहर किया है। जेल से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के साथ हम जनता के बीच जाएंगे और जनता फैसला सुनाएगी। अरविंद केजरीवाल ने जनता से कहा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे अगले चुनाव में वोट करें, अगर नहीं तो मुझे वोट नहीं दें। देखिए, आप सबको पता है कि एक विशेष परिस्थितियों में नए मुख्यमंत्री के चयन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आज शपथ ग्रहण है और मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण होने जा रहा है। पूरी दिल्ली नहीं, पूरा देश जानता है कि दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई है और अरविंद केजरीवाल जी ने भी प्रचंड तरीके से दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक 20-20, 30-30 साल पुरानी सरकारें राज्यों में नहीं कर पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको रोकने के लिए एक चक्रव्यूह बनाया। सभी लोगों को फर्जी केस में जेल में डाला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सबको जो है जेल से बाहर किया। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह फैसला लिया कि सर्वोच्च अदालत से जमानत मिलने। देश में महिलाओं के साथ बर्बरता के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हाल ही में एक 13 वर्षीय दलित किशोरी के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक किशोरी के साथ चलती वैन में 3 लोगों ने बलात्कार किया। इसके बाद आरोपी किशोरी को एक फ्लाईओवर के नीचे छोड़कर भाग गए। होश आने के बाद बच्ची घर पहुंचकर आपत्ति सुनाई। 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देखिए, थाना छाता क्षेत्र में एक गैंगरेप का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने के बारे में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो इसमें अभियुक्त हैं वो भी नाबालिग हैं तथा लड़की के पूर्व परिचित हैं। इनको गिरफ्तार करके सक्षम न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है तथा साक्ष्य संकलन करके इस विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी। मुझे डर है कि बीजेपी ने अपने एजेंसियों को अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का निर्देश दिया। वो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रह सकते हैं। समाजवादी पार्टी के पास है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में किसी की जरूरत नहीं है। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत अक्सरियत से बनेगी। केजरीवाल जी से मैं कहूंगा कि आप जिस तरीके से घूम रहे हैं, मुझे डर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एजेंसीज को शायद डायरेक्शन दी है कि आपकी जमानत हो जाए ताकि आप जाके कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन करें, और वही काम आप कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बगैर हमारे सरकार नहीं बनेगी, इसका मतलब यह है कि आप बीजेपी का भी साथ दे सकते हैं। आप अगर ये कह रहे हैं कि बैलेंस मेरे पास होगा, अगर मैं मान भी लूं कि बैलेंस आपके पास है, तो ये फैसला आप करेंगे कि कांग्रेस की सरकार बने कि बीजेपी की बने। इसका मतलब आप बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। इससे शक और बढ़ता है कि आपकी जमानत बीजेपी की वजह से हुई है। आप ये कह रहे हैं कि जमानत तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, भाजपा किसे दोष दे रही है? त्वरित जांच की जानी चाहिए और उसके अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्र और राज्य में इस तरह की चीजों की जांच करने के लिए मंत्रालय है, वह क्या कर रहे हैं? केंद्र की बीजेपी के मजे, बाईं तरफ
जगन अभी दाईं तरफ एनसीबीएन और नूरा कुश्ती और उसमें आस्था के साथ खिलवाड़, हेडलाइन मैनेजमेंट। किसको दोष दे रहे हैं भाई? हम तो संसद में रहे हैं। जगन के लोग आपके उनकी पार्टी के लोग आपके प्रॉक्सी थे और वही हाल अभी नए वाले का है, लेकिन आप हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप भी शरीके गुनाह हैं, हाथ नहीं झाड़ सकते। जो एंगल आप ढूंढ रहे थे आपको 72 घंटे में, वो नहीं मिला। अब त्वरित जांच करवाइए, अनुसंधान हो, त्वरित जांच हो और कार्रवाई हो, और बाकी जगह का भी हाल चाल लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। सवाल सिर्फ मंदिर के प्रसाद का नहीं है। अगर घी में मिलावट है तो ये घी बाजार में भी आता है, बाजार से होकर लोगों को। इजरायल ने युद्ध खत्म करने की पेशकश की है। इजरायल का कहना है कि अगर सभी बंधकों को एक साथ रिहा कर दिया जाए तो गजा को निरस्त कर दिया जाएगा, तो हमास के नेता याह्या सिनवार को जाने दिया जाएगा। बंधकों के रिश्तेदारों ने योजना की सराहना की है, लेकिन हमास के अधिकारी ने इसे हास्यास्पद बताकर तुरंत खारिज कर दिया। इसराइल ने एक प्रस्ताव रखा है जिसके तहत गाजा पट्टी में लड़ाई खत्म की जाएगी और हमास के प्रमुख को सुरक्षित तरीके से वहां से बाहर निकलने का रास्ता दिया जाएगा। इसके बदले में गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा किया जाएगा। गाजा पट्टी को सैन्य मुक्त किया जाएगा और वहां एक वैकल्पिक शासकीय सत्ता की स्थापना की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि बंधकों के मामले में सरकार के प्रतिनिधि गैल हिर्श ने ये योजना अमेरिकी अधिकारियों के सामने पेश की थी, जिनसे ये उपेक्षा की गई थी कि वे इसे अनिर्दिष्ट अरब अधिकारियों को सौंपेंगे। एक न्यूज रिपोर्ट ने बताया कि हिर्श ने बंधकों के परिवारों को बताया कि प्रस्ताव पिछले सप्ताह व्हाइट हाउस और विदेश विभाग के अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक में पेश किया गया था। प्रस्ताव के तहत गाजा पट्टी में अब भी बंधक बनाए गए सभी 101 बंधकों को तुरंत वापस लौटा दिया जाएगा और इजरायल युद्ध खत्म कर देगा, जिसमें बंधकों के चरणबद्ध रिहाई और सैनिकों की क्रमिक वापसी की बात नहीं की गई है, जिस पर अब तक चर्चा चल रही थी। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।